हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास की। और हमारा इसमें पहला टॉपिक होगा प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। इसमें हम विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया। पुरातात्विक स्रोत में जैसे हम बात करें अभिलेख, स्मारक, मंदिर, सिक्के, चित्रकला, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत में हम विभिन्न प्रकार के ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों, इन सब की चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा। और आज से क्लासेस स्टार्ट है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। तो जितने भी आप सभी के दोस्त हैं, सभी को ये लिंक इस वीडियो की शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। और यहाँ पर हम जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे लिखा रहे हैं, वैसे आपको कॉपी में लिख लेना है और फिर एग्ज़ाम में वैसा ही लिख देना। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे जानते हैं? चूँकि पहले तो लिखित साक्ष्य थे नहीं, तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कई प्रकार के स्रोतों का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर, देखिए स्रोतों में क्या क्या आता है। किसी नदी के तट पर निर्जन टीले को खोदकर निकाला गया प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गड़ासों से भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकवि बाढ़ के हर्षचरित तक सभी प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल हैं? किसी टीले से खोद करके प्रागैतिहासिक काल की कोई वस्तु प्राप्त की गई है, वो भी स्रोत है इतिहास जानने का। या मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर जो गड़ासे बनाए गए हैं, वो भी है। भव्य इमारत हैं, ये भी स्रोत हैं। और राजकवि बाणभट्ट के द्वारा जो लिखा गया हर्षचरित है, वो भी कहीं ना कहीं इतिहास जानने का स्रोत है। ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं इतिहास जानने के स्रोत हैं। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम उन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत या पुरातत्व संबंधी सामग्री आप कह सकते हैं। इन दो श्रेणियों को फिर और छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि स्रोत दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो अब हम पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत, देखिए इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरे आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहरे, ये सभी आते हैं। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अभिलेख की बात करते हैं। तो देखिए अभिलेख क्या है? एक पुरातात्विक स्रोत है और इससे हमें इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए अभिलेख होता क्या है। देखिए अभिलेख का मतलब होता है कोई चीज़ लिखा हुआ कोई चीज़ हमें मिल गया। अब किस पे लिखा हुआ हो सकता है? अब वो किसी पत्थर पे लिखा हो सकता है। कोई स्तंभ मिल गया, मान लीजिए कोई स्तंभ है पत्थर का, उस पर कोई चीज़ लिखा हुआ है, कोई आकृति बनी हुई, कोई चीज़ खुदा हुआ है। या कोई तांबे का पात्र है, तांबे का मान लीजिए कोई बर्तन है या कोई पात्र है, उस पर कोई चीज़ लिखी हुई है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग अभिलेख बोलते हैं, यानी कोई चीज़ लिखा होना। देखिए प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों या प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। ज़्यादातर अभिलेख कहाँ मिले हैं, किस पर लिखे हुए हैं? पाषाण शिलाओं यानी पत्थरों पर, स्तंभों पर यानी स्तंभ मतलब खंभे, ताम्रपत्र मतलब तांबे के बर्तन। दीवारों पर भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कई गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिली हैं, जैसे अजंता एलोरा। या फिर प्रतिमाओं पर भी कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये सब क्या है? अभिलेख हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में बात करें तो मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख है मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख। ये
बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो बोगज कोई अभिलेख है जो कि मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इस पर ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। ये 4 देवता हैं जो कि वैदिक काल के देवता हैं और इनका नाम कहाँ पर मिलता है, बोगज कोई अभिलेख से। कौन कौन से देवता हैं, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अभिलेख से हमें कैसे जानकारी मिलती है, अभिलेख यानी कि कोई चीज़ लिखा हुआ, किस पर, स्तंभों पर, शिलाओं पर, पत्थरों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, गुफाओं में, प्रतिमाओं पर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसे हम अभिलेख बोलते हैं। सबसे पुराना अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख जो कि मध्य एशिया से मिला है, और भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है अशोक का अभिलेख जो कि 300 ईसा पूर्व के आसपास का है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको याद करने की आवश्यकता है कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है। अगर आप याद कर लेते हैं बीए में ये सारी चीज़ें तो आगे आप अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस का दीजिए, यूपीएससी का दीजिए या फिर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दीजिए, तो वहाँ पे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए डी.आर. भंडारकर, ये कौन है, एक इतिहासकार है। डी.आर. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कौन से ऐसे विद्वान हैं या इतिहासकार हैं जिन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिख डाला, तो डी.आर. भंडारकर। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। तो ये याद रखिए, ये जेआरएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख कितने लिपियों में प्राप्त हुए हैं, तो 4 लिपियों में। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा यूनानी, यूनानी को ग्रीक भी कह सकते हैं, और चौथा है अरमाइक। अब देखिए मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पर अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदेगोलम, इनसे प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवनाम पियदसी कहा गया है, यानी देवों का प्यारा कहा गया है। अन्य अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, देवनाम पियदसी, यानी कि देवों का प्यारा। जबकि 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम स्पष्ट मिलता है। कौन कौन से, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदेगोलम। अब देखिए सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था, 1837 में। किस लिपि में लिखा था वो अभिलेख, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगी हैं जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जिनमें प्रमुख हैं। अब हम यहाँ कुछ, अब देखिए यहाँ पर अशोक के अभिलेखों की बात हो गई। बहुत सारे अभिलेख हैं अशोक के, हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग क्लास में। अब यहाँ पर हम कुछ और शासकों के बारे में आपको बताते हैं जिनसे संबंधित अभिलेख मिले हुए हैं। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल शासक, एक खारवेल शासक है, कलिंग का शासक। उड़ीसा में जो कलिंग पड़ता है वहाँ पहले शासन करता था खारवेल नामक शासक, तो उसी से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के शासन की घटनाओं का उल्लेख करता है। तो इतना हो गया। जूनागढ़ या इसी को गिरनार अभिलेख कहते हैं, ये रुद्रदामन की विजयों का उल्लेख करता है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। अब देखिए जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन करता है। फिर है मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है।
भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का वर्णन करता है। और एहोल अभिलेख जो है, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य हुए युद्ध का वर्णन करता है। अब देखिए वर्णन करता है, वर्णन करता है, वर्णन करता है, बार बार आता है, इसीलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। अब देखिए नासिक अभिलेख जो है ये सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण देता है। तो ये सारे अभिलेख हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख एक हो गया, फिर जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख 3 हो गया, भीतरी स्तंभ 4, प्रयाग प्रशस्ति 5, एहोल अभिलेख 6 और नासिक अभिलेख 7। ये 7 अभिलेख हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर शासक भी बताया गया है कि किस शासक के बारे में कैसे वर्णन करते हैं अभिलेख। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभिलेख इतिहास जानने के स्रोतों में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर अब आए कि अभिलेख क्या है, मान लीजिए 2 नंबर में बीए के एग्ज़ाम में पूछता है कि अभिलेख क्या है, इतिहास के बारे में ये हमें कैसे जानकारी प्रदान करते हैं, तो आप आराम से लिख लेंगे कि अभिलेख क्या है। पत्थरों पर या ताम्रपत्रों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर लिखा हुआ है तो वही चीज़ अभिलेख है। 2-4 अभिलेखों के उदाहरण दे देना, आपको याद कर लेना इसमें से कोई भी। तो अभिलेख की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पुरातात्विक स्रोत की, स्मारक और भवन। अब ये हमें कैसे जानकारी देते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। देखिए, स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। अगर स्मारक मिला है या कोई भवन मिला है तो उससे हमें ये ज्ञान होता है कि उस समय की जनता की आध्यात्मिकता किस में थी, धर्मनिष्ठा किस में थी, किस धर्म को मानते थे। क्योंकि हर धर्म को मानने वाले लोगों के घर कहीं ना कहीं अलग होते हैं, पूजा करने के इमारतें अलग होती हैं। जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है, मुसलमानों में आप देखिए तो मस्जिद होता है, या गिरजाघर अन्य धर्म में, मतलब सबके कहीं ना कहीं परंपराएं, रीति रिवाज अलग अलग हैं। तो स्मारक और भवनों से हमें जनता की आध्यात्मिकता और उनकी धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। अब देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 55,000 वर्ष पुरानी सैंधो सभ्यता का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई तो वहाँ पर स्मारक मिले, भवन मिले, तो उनसे हमें 5500, ये 5500 है, 5500 वर्ष पुरानी सैंधो सभ्यता का पता लगता है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8,000 वर्ष पुरानी है। पहले माना जाता था कि 5500 वर्ष पुरानी है, लेकिन अब नया शोध हुआ है, उसके अनुसार माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 8 वर्ष पुरानी है। अतरंजी, खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 1000 वर्ष पहले से ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अतरंजी खेड़ा से इसकी जानकारी मिली है, इसके साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन काल में भारत में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे हुए रूप में पूरे देश में हैं। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो ये स्मारक और भवन हो गया। थोड़ा और देख लेते हैं इसी में। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है। यहाँ चित्र नहीं होगा, ये थोड़ा मिसटाइप हो गया है, इसको हटा दीजिए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में। अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए, मंदिरों से हम जब मंदिरों को देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में लोग कितने ज़्यादा अच्छे से कलाकारी कर लेते थे, कितने अच्छे से चित्रकारी कर लेते थे। यानी उसमें कला की अवस्था क्या थी, उसका विकास कहाँ तक हो गया था। अगर मूर्तियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर बनी हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस समय सभ्यता विकसित हो गई थी। जैसे उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का है और उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना और याद करना है।
भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर मंदिर। अब देखिए जावा इंडोनेशिया का एक आप कह सकते हैं एक स्थान है या एक प्रांत कह सकते हैं, एक द्वीप है जावा। वहाँ पर बोरोबुदुर स्तूप मंदिर मिला है, वो महायान बौद्ध शाखा से संबंधित है। तो अब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत में हुई। तो यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति भारत के बाहर भी पाई जाती है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर ले लीजिए। कंबोडिया में एक अलग देश है कंबोडिया, तो वहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर मिला है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं। तो ये आपके हो गए स्मारक और भवन। अब सिक्के की बात कर लेते हैं। सिक्कों से हमें कैसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, सिक्के कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के यानी प्राचीन काल के जो राजा महाराजा होते थे, ये अपने अपने नाम के सिक्के चलवाते थे। कभी कभी अपना नाम भी खुदवा देते थे उसमें, या कोई डेट उसमें लिखवा देते थे। तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास है उसका ज्ञान हमें मुद्राओं की सहायता से ही होता है। अब ये सोच लीजिए कितने इम्पोर्टेंट हैं सिक्के। 500 वर्ष का इतिहास हमें सिक्कों से ही मालूम पड़ता है। देखिए 200 ईसा पूर्व से लेकर के और 300 ईस्वी तक, यानी कि ये 500 वर्ष का आप कह सकते हैं काल हो गया। 500 वर्ष का काल का इतिहास सिर्फ सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी हुई हैं, डेट्स, जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा या पंचमार्क कहा जाता है। आहत सिक्कों पर पेड़ पौधे, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं। ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कभी भी किसी भी एग्जाम में। सर्वाधिक सिक्के किस काल में बने हैं? मौर्योत्तर काल में, जो मुख्यतः किसके थे? सीसे, चांदी, तांबे और सोने के थे। सातवाहनों ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। देखिए अब देखिए यहाँ थोड़ा समझना है, सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? तो मौर्योत्तर काल के शासकों ने। अगर आपसे पूछे सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने जारी किए? तो गुप्त काल के शासकों ने। अगर पूछे शीशे के सिक्के सर्वाधिक किसने जारी किए? तो सातवाहन ने। अब देखिए, अब फिर आगे देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने करवाया। सिक्कों पर लेख यानी कोई चीज़ लिखना, लेख का मतलब कोई चीज़ लिखना। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने करवाया? यवन शासकों ने। स्कंदगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत होने का प्रमाण मिलता है। अब स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश का एक शासक है, उससे संबंधित एक सिक्का मिला है, उसमें स्कंदगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो उसको देखकर ऐसा माना जाने लगा है कि वो बीड़ा बजाना पसंद करता था, यानी संगीत प्रेमी था। ऐसे हम लोग इस सिक्कों से इतिहास के बारे में समझते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो ये सिक्के हो गए आपके, और स्मारक भवन हो गए, और अभिलेख हो गए। अब आपका बचा है इसमें, देखिए अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक भवन हो गए। अब बचा है मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरे। इसको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ हुआ। यहाँ काल होगा, कल नहीं, काल। तो मूर्तियों का प्रारंभ कब से होता है? कुषाण काल से। कुषाणकालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, यानी कि विदेश की आप कह सकते हैं शैली का प्रभाव है।
कुषाण काल में जो भी मूर्तियाँ भारत में बनी उस पर वैदेशिक प्रभाव यानी विदेशी शैली का प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भारुहुत, बोधगया, सांची व अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। फिर है चित्रकला। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। अजंता जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ की आप जाइए, गुफाओं में देखिए तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र आपको मिलेंगे। उसमें बहुत सारी भावनाएं व्यक्त की गई हैं चित्रों के द्वारा। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्वाभास होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, यानी हाथों से बनाया गया है और अजंता में है। अब बात कर लेते हैं मोहरों की। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी के मोहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। अभी ये पहला लेक्चर है और इसके बाद हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। उसमें हम विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे अर्थशास्त्र हो या फिर और भी कोई रचना हो, जैन धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको पढ़ेंगे। या किसी यात्री का कोई विवरण है, जैसे ह्वेन-सांग ने जो कुछ लिखा है, फाहियान ने जो कुछ लिखा है भारतीय इतिहास के बारे में, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।